वेलकम टू प्रेरणा क्लासेस पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल के 30 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, जिसमें सबसे पहले आती है कार्य। तो वर्क है क्या? व्हाट इज कार्य? कार्य क्या है? तो ये बल और विस्थापन का सदिश गुणनफल है। सदिश गुणनफल क्या मतलब होता है? यानी अगर हम वर्क लिखें या किसी को हिंदी में कार्य कहते हैं, ये होता है बल इंटू विस्थापन। बल को फोर्स लिखते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और इसी को एक अलग तरीका से लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्यों होता है, ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाते हैं। बस आप एक पेन और पेपर लेकर आराम से बैठें। अब देखते हैं इसका एस आई यूनिट क्या होगा। एस आई यूनिट, तो इसका एस आई का फोर्स का होता है मास इनटू वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का आपका हो जाएगा एक डिस्टेंस, और ये कॉस थीटा। ये पूरा होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर। तो टोटल हो जाता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका बीमा देखें, बीमाएं, ठीक है, डायमेंशन, अगर इसका डायमेंशन देखते हैं तो डायमेंशन क्या होगा, केजी का लिखेंगे मास, मीटर है लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, और ये है टाइम, तो टी माइनस 2। ये किस तरह का क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। अदिश राशि है। कोई दिक्कत? अब देखिए कुछ और जो वीआई पॉइंट है उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार, है ना। तो वर्क का यानी कार्य का सीजीएस अगर हम देखें यूनिट या मात्रा, तो ये क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर माइनस 2, ठीक। और इसी को अर्ग कहते हैं, ई आर जी, अर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता है कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, अर्ग को ई आर जी लिखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ देता है। अब हम लोग फिर से आते हैं एफ एस कॉस थीटा पे। एफ एस कॉस थीटा होता क्या है, एफ एस कॉस थीटा होता क्या है, चलिए। तो फिर यहाँ देखते हैं, मान लीजिए ये कोई एक आदमी है, ठीक, और ये एक बॉक्स है, और ये इसको कुछ हाथ ऊपर करके धक्का दे रहा है, ठीक है। अब ये क्षैतिज से कितना धक्का दे रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये अपने जगह से यहाँ तक यानी कि
8 मीटर खसक गया। फिर से बोलते हैं, एक वस्तु है, धक्का दे रहा है, एंगल है 30 डिग्री पे, ठीक है, एंगल है 30 डिग्री पे। अगर 30 डिग्री एंगल है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 8 मीटर है, तो हम क्या लिखते हैं कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब एफ एस कॉस थीटा है, फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, 5 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8 मीटर, और कितना डिग्री का है, कॉस 30 डिग्री, ठीक। ये होगा 48 न्यूटन मीटर, और कॉस 30 का होता है √3/2, √3/2, तो ये हो जाएगा टोटल 20, और हमारा आंसर ओवरऑल रहेगा 20√3 न्यूटन मीटर। कुछ हद तक समझ में आया है ना। ये एंगल सर पे हो सकता है, अगर सर पे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो एंगल चेंज होगा, और जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे इसका वैल्यू भी चेंज होता है। तो वर्क में हम लोग देखते हैं कि वस्तु कहाँ पर लेकर चला जा सकता है, तो कब वर्क का मान 0 होगा, कब वर्क का मान कुछ होगा, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले हम लोग एक और चीज देखते हैं, कॉस का वैल्यू कैसे कैसे होता है। तो कॉस थीटा अगर हम लेंगे कोई वैल्यू 0 डिग्री, तो कॉस 0 बराबर 1 होगा, 30 बराबर √3/2, 60 बराबर 1/2, और कॉस 90 बराबर ये होता है 0। इट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति मान लो एक पुली है, ये इधर जा रहा है और अपने सर पे कोई वस्तु रखे हुए है, ठीक है, तो हम जा रहे हैं इधर और वस्तु इधर है, तो इसका फोर्स तो नीचे की ओर लगेगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना, फोर्स इक्वल टू mg, नीचे लगेगा। और ये विस्थापन होगा इधर की ओर, तो विस्थापन और फोर्स के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो इस केस में इसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्या होगा, 0। मान लो कि फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का, और ये 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर चला है, तो निकलेगा कैसे, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। फोर्स का मान कितना है, 50 न्यूटन, ये है डिस्प्लेसमेंट हमारा 1000 मीटर, लेकिन कॉस 90 के कारण ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, और 0 में कुछ भी गुना करेंगे क्या आंसर आएगा, 0। इसलिए बोला जाता है कि अगर सर पर रखकर कोई भी चीज कोई भी काम किया जाए, अगर आप सर पर रखकर हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दिशा में चल रहे हैं, तो वर्क का मान हमेशा 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 0 होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का लगाता है तो विस्थापन नहीं होता। एक और बात देखिए, ये वर्क हमारा है, ये वर्क 0 कब हो सकता है, इफ डिस्प्लेसमेंट यानी s बराबर 0, अगर s बराबर 0 हो जाए तो भी हमारा क्या होगा, वर्क 0 हो जाए, या फिर cos 90 यानी कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जो एंगल हो, क्या हो, एंगल हो बल और विस्थापन के बीच क्या हो, 90 हो, तो भी हमारा वर्क 0 होगा। ये समझिए, ये 90 वाला किस्सा तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर। अब देखते हैं ये s बराबर 0 क्या होता है, यानी विस्थापन 0 कब होता है। मान लो एक दीवार है ये, ठीक, और आप इसको धक्का दे रहे हो, है ना, धक्का दोगे क्या ये दीवार हिलेगा,
नहीं, दीवार का डिस्प्लेसमेंट होगा 0। फोर्स आप लगा रहे हो मान लो 50 न्यूटन, है ना। तो ये क्योंकि इसी डायरेक्शन में हिलने वाला है तो एंगल होगा 0 डिग्री। अब देखते हैं वर्क बराबर फोर्स 50 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट 0 और कॉस 0, तो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा। इस केस में एक 0 है तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा 0। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप 10 साल तक किसी दीवार को लगातार धक्का दे रहे हैं, फिजिक्स के नज़र में वो कार्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो दीवार हिल नहीं जाता, अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं कर जाता, विस्थापित नहीं कर जाता। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, एक पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन इस तरह का आया था कि 1000, ये कर लेते हैं, 1000 केजी वस्तु अपने सर पर लेकर, अपने सर पर लेकर अगर कोई 5 मीटर चलता है, ठीक है, जिसमें बल लग जाता है 10 न्यूटन का, तो बताइए कि किया गया कार्य क्या होगा। तो सर पर लेकर चल रहा है, एंगल 90 बनेगा, फोर्स का क्या हो जाएगा 0। 10 साल तक खड़ा रहे, 20 साल तक खड़ा रहे तो इसका मान 0 होगा। एक और क्वेश्चन आया था, डिस्प्लेसमेंट 0 कब कब हो सकता है। अगर मान लीजिए आप एक घेरे में चल रहे हैं, यहां शुरू किए, ठीक है, यहाँ 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 जाते जाकर 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 फिर उसी स्थान पर चले आए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। इस केस में वर्क हमारा 0 हो सकता है। या फिर मान लीजिए अगर कोई आप बिल्डिंग पे चढ़े हैं सीढ़ियों से और फिर उतर गए और फिर उसी स्थान पर चले आए, तो भी डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा। इस केस में भी वर्क हमारा क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव तथा 0 कुछ भी हो सकता है। एक और बात याद रखिएगा, फ्रिक्शन जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का मान निगेटिव डायरेक्शन में आता है, इसीलिए इसके कारण जो वर्क होगा वो हमेशा क्या होगा निगेटिव। फ्रिक्शन को घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है, ठीक है, और वस्तु की दिशा में, किस दिशा में, वस्तु की दिशा में 10 मीटर विस्थापित होता है, 10 मीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य की मान क्या होगी। इंग्लिश वाले भी लिख ले। इफ अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट is 5 Newton and the 10-meter displacement in the direction of force is applied, then then find the work done। ठीक है, लिखने में टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग एक बार रिवाइंड करके इसको लिखिए और हम लोग देखते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट किधर गया, वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा, फोर्स हमारा 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर और कॉस 0। चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो एंगल बनेगा ही नहीं, एंगल 0 होगा, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1। क्या होता है 1। 10 पचे 50 न्यूटन मीटर, और यही न्यूटन मीटर क्या होता है जूल।
सही। आगे बढ़े क्या? एक बात का हमेशा ध्यान दें कि वर्क निकालने में समय का कोई रोल नहीं होता। कार्य निकालने में टाइम का कोई रोल नहीं होता। रोल नहीं होता है। अब ये 5 न्यूटन या फिर 10 मीटर डिस्प्लेस किया, ये 5 मिनट में किया, 50 मिनट में किया, फॉर्मूला में टाइम का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए टाइम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे घुमा कर कि 5 मिनट में किया तो वर्क पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला। समझ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शक्ति। क्या आता है? शक्ति। लेकिन शक्ति पढ़ने से पहले, पावर से पहले हम लोग ऊर्जा ही पढ़ लेते हैं। तो एनर्जी, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ऊर्जा, हिंदी में। और ये क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और इसका एसआई यूनिट जो होता है तो वो एकदम वर्क के बराबर होता है। मतलब वर्क कहो या एनर्जी कहो, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? जूल, या फिर इसी को न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ठीक है। और 1 न्यूटन मीटर बराबर 10 के पावर 7 जूल, सॉरी अर्ग। ठीक है। ये भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। क्या होगा? अदिश राशि। ठीक है। अदिश राशि कौन कौन होता है? अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक मास, एक होता है हमारा वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये हमारा क्या होगा? अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अब एनर्जी दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप, दो प्रकार के। सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है क्या? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। लिख लीजिए। यानी कि काइनेटिक। और जो हमारा सेकेंड होता है ये हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होगा हमारा? स्थितिज ऊर्जा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? ये काइनेटिक एनर्जी असल में है क्या चीज, मेनली इसको देखना है।
काइनेटिक एनर्जी है कार्य करने की क्षमता, और काइनेटिक का मतलब होता है, गतिज का मतलब होता है कि गति के कारण कार्य करने की क्षमता। किसके कारण? गति के कारण। यानी कोई कार चल रही है, धक्का मार दी तो उसमें ऊर्जा है, कार्य हो गया, पचक पुचक गया। ठीक है। या फिर हम लोग मुक्का से मार मार कर क्या करते हैं, आटा गूंजते हैं, हाथ से धक्का देकर गेट बंद करते हैं, ये सब काइनेटिक एनर्जी में आता है। ऐसा ऊर्जा जो कि गति के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? गति के कारण। काइनेटिक एनर्जी, चूंकि सब एनर्जी है तो सबका ऐसा यूनिट जूल ही होगा, इसका अलग से कोई ऐसा यूनिट होता नहीं है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं के डॉट ई, और ये होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बात और लिख लें, है ना। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, और जो सेकंड में हमारा है वो इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बराबर जूल, और 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग, है ना। इतना हम लोग याद रखेंगे। और इस पर एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फाइंड काइनेटिक एनर्जी इफ बॉडी इज 5 kg and moving with a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्या है कि गतिज ऊर्जा निकाले अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है तथा वो उसका वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होगा। फॉर्मूला क्या है? 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। 1/2 फार्मूला वाला है, मास है 5 kg और वेलोसिटी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6, 2 6, 6 × 30, 30 × 90, आंसर हो जाएगा 90 Nm, या इसी को 90 जूल का लो। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एकदम सरल सा है। यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग, लिखते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा? वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा? अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 4 गुना कर दिया जाए,
यानी कि पहले कुछ वेग होगा, ठीक है, पहले कुछ मास होगा, तो इसे मास नहीं बढ़ाया घटाया जा रहा है, सिर्फ वेग बढ़ा घटाया जा रहा है। याद रखिएगा, क्या घटाया बढ़ाया जा रहा है, इसका सिर्फ वेग बढ़ाया घटाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा पहले वाला, वो होगा 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। लेकिन जो दूसरा होगा काइनेटिक एनर्जी 2, वो होगा 1/2 मास इंटू, अब वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी 4 गुना कर दिया गया है, तो 4 v का होल स्क्वायर। एम से एम कट गया, मास तो बढ़ा नहीं रहा था, जो पहले मास वही मास है, हाफ से हाफ कट गया, ठीक है। अब देखिए, इसको ऐसे लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी 1 बटा में काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू वी स्क्वायर बटा में 16 वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 1 बटा में काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू 1/16, यानी पहले से 16 गुना हो जाएगा और 15 गुना बढ़ जाएगा। क्या होगा, 15 गुना बढ़ जाएगा। देखिए, एक है तो 16 गुना तो हो गया, लेकिन 15 गुना ना बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी पूछ देता है कि कितना गुना हो जाएगा, तो होने का बाद बोलेगा तो 16 गुना, लेकिन कितना गुना बढ़ जाएगा, तो एक पहले से था तो 15 ना बढ़ा, तो 15 गुना बढ़ जाएगा। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देने का चीज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम, संवेग। क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि संवेग। तो मोमेंटम या संवेग है क्या, तो संवेग गति की मात्रा को बताने वाला भौतिक राशि है। संवेग गति की मात्रा को बढ़ाने बताने वाला एक भौतिक राशि है, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। संवेग यानी मोमेंटम, संवेग मास इंटू वेलोसिटी। मास को द्रव्यमान बोलते हैं, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। लिखते हैं इसको पी से, पी इक्वल टू एम वी, पी इक्वल टू एम वी। जाहिर सी बात है, इसका ये एक सदिश राशि है। ये क्या है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एस आई यूनिट मास का होगा केजी, और इसका होगा मीटर प्रति सेकंड। दोनों जगह केजी मीटर सेकंड -1। और अगर इसका विमाएं देखेंगे तो केजी का हो जाएगा एम, मीटर का होगा, मीटर एक लेंथ है तो एल लिखेंगे, और टाइम क्या है टी, क्योंकि टाइम नीचे है तो टी -1, एम एल टी -1। कोई दिक्कत। अब यहाँ से चूंकि एक और डेरिवेशन निकलता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे अच्छा से। तो इसको गढ़ा करते हैं यार, लिखाता नहीं अच्छा, है ना। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो होता क्या है बताइए आप, एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम देखें, संवेग देखें, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, है ना। अगर हम ऊपर और नीचे मास से गुना कर दें तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये कट जाएगा, कहानी खत्म। तो ये हो गया मास का स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर बटा 2m।
या फिर मास इंटू वेलोसिटी क्या बोलते हैं, पी। तो इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m। कोई दिक्कत। तो ये यहाँ से तीन फार्मूला निकलता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम इंटू मास बटा 2, या फिर पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m। सॉरी, ये मास में हुआ, वेलोसिटी होगा यहाँ पर, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी। कोई दिक्कत। मोमेंटम इंटू वेलोसिटी होगा यहाँ पर। तो ये तीन चीज आपको क्या रखना है, एकदम रिमेम्बर। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, और जब मैं भी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो इस पे अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, कैसे बनता है, क्या क्या सोचना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m, या फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी इंटू वी बटा 2। काइनेटिक एनर्जी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को याद रखिएगा। अब हमारा आता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, अब आप लोग भी एक सोच रहे होंगे कि सर आपने कुछ देर कहा कि अगर कोई एक कुली है यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर आपने सर पे कुछ बक्सा रख लिया तो ये कार्य नहीं कर रहा है, तो बिना कार्य किए हुए ये थक क्यों रहा है, ये थक क्यों रहा है। तो यहाँ पर हमारा आता है स्थितिज ऊर्जा का विश्लेषण। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलता है कि किसी वस्तु के कहीं पे रखे जाने पे, कहीं पे रखे जाने पे उसके कारण जो एनर्जी उसमें बन जाती है उसके बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये थोड़ा सा भारी शब्द मैंने बोला, अब इसको थोड़ा आसान करके समझाते हैं। तो समझिए, ये एक स्प्रिंग है, ये क्या है, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग, और ये तीन स्प्रिंग, है ना। और कुछ और भी अपने पास है, पत्थर, तीन पत्थर भी लेते हैं। ये एक पत्थर है, एक और पत्थर है, और ये तीसरा पत्थर है। ये है 1 kg का, ये भी 1 ही kg का है, और हर बार की भांति ये भी 1 ही kg का है। अब बताइए कि अगर तीनों गिरे तो सबसे ज्यादा वजन किसके कारण आएगा, सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा ये किसके कारण दबेगा, किसके कारण दबेगा। तो जाहिर सी बात है इसके कारण। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, और ये एनर्जी आई इसके पोजीशन के कारण, स्थिति के कारण। ठीक है, कोई वस्तु छत से, एक ढेला भी छत से नीचे गिराया जाए तो चूंकि बहुत ऊपर है, तो उसका स्थिति के कारण उसमें खुद से एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गया। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं, पीई। क्या लिखते हैं, पी। इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच, एम जी एच। अब मान लीजिए कि है 3 मीटर का हाइट, यह है 2 मीटर का हाइट, और यह है 1 मीटर का हाइट। ठीक है, मास तो हम आपको बता ही दिए, हाइट बता दिए, और गुरुत्वाकर्षण जी बराबर हम मान लेंगे 10, इफ जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
तो इस सब पर एनर्जी कितना होगा? तो ये पहला वाला पर निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1 kg का वजन है, 10 है, और ये 1 मीटर पे है, यानी कि 10 जूल आपका इस पर लग रहा होगा, 10 जूल। पोटेंशियल एनर्जी सेकंड वाले पे, मास कितना है 1 kg का, ग्रेविटी 10 लग रहा है, और हाइट कितना है 2 मीटर, तो इस पर दुगना लगेगा 20 जूल। कितना लगेगा इस पर? 20 जूल। और इस पर देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी थर्ड पे, 1 kg का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का लग रहा है, और इस पे अगर 3 मीटर का है तो कितना लगेगा 20 जूल। कितना लगेगा 20 जूल। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो बांध में पानी, तना हुआ स्प्रिंग, यानी कि अगर कोई बांध बनाए हुए हैं, मान लीजिए, तो यार अगर हम लोग कोई एक बांध बनाए हुए हैं इस तरह का, और यहाँ पर पूरा पानी है, तो इस पानी में जो भी एनर्जी होगा, वो एनर्जी होगा किसके कारण? पोटेंशियल एनर्जी के कारण। या फिर अगर हम किसी स्प्रिंग को बहुत दाब दिए हैं, छोड़ेंगे तो इधर भागेगा इधर भागेगा, है ना? तो ये भी हमारा किसके कारण होगा? स्थिति के कारण। दबा हुआ गद्दा, अगर कोई गद्दा को दबा देते हैं, तना हुआ धनुष, स्याही वाली घड़ी, खिलौने वाला स्प्रिंग, या फिर ऊंचाई पर रखी ईंट, इस सब में जो भी एनर्जी है वो है स्थितिज एनर्जी। स्थितिज एनर्जी। ठीक है। अब देखिए, गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे? तो गतिज ऊर्जा यानी कोई चीज गति में, जैसे लड़का दौड़ रहा है, जमीन पर ट्रेन या बस दौड़ रही है, अंतरिक्ष यान, घूमता हुआ पहिया, है ना, बहता हुआ पानी, ये सब हमारा स्थितिज ऊर्जा में है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी ऊर्जा है जो दोनों में काम करती है, दोनों उसमें पड़ता है। कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसमें स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं काम करती है। जैसे छत पे अगर लड़का दौड़ रहा है, ट्रेन या बस में कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, स्थिति के कारण उसमें एनर्जी आएगी। तो उसमें चूंकि चल रहा है, अगर मान लीजिए कि कोई एक ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, कुछ ऊंचाई पे है जमीन से, चल रहा है इधर की ओर, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। अगर सेलिंग फैन से पंखा लटक रहा है, ठीक है, तो इसमें चूंकि ये जमीन से ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ये रोटेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा। ठीक है। अगर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, उस पर भी दोनों चीज लाएगा। ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल। हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि अगर कोई पत्थर को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो किस तरह इसमें पोटेंशियल एनर्जी घटता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। जैसे जैसे हाइट से नीचे आएगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कमी आती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पावर। क्या आता है? पावर। तो ये पावर है क्या? पावर का मतलब शक्ति होता है। पावर, पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। तो ये पावर है क्या? कार्य करने की दर को, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ऑफ डूइंग वर्क, तो क्या बोलते हैं? शक्ति। यानी कि
कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क बटा टाइम। हिंदी में इसी को बोलेंगे कार्य बटा समय। पावर एक कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है, अदिश राशि है। अगर इसी का एस आई यूनिट का बात करें, एस आई यूनिट, तो ये वर्क का होगा क्या? अच्छा, एस आई यूनिट का इसका होगा वाट। क्या होगा? वाट। और वाट मतलब बराबर क्या होता है? जूल बटा में टाइम, सेकंड। जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। अगर पावर को देखा जाए तो ये होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जिसको ऊपर लिखते हैं बटा टी। तो ये होता है एफ एस कॉस थीटा बटा टी। ठीक है। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है वेलोसिटी, तो ये होता है एफ इंटू वी कॉस थीटा। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पावर इक्वल टू एवी कॉस थीटा या पावर इक्वल टू वर्क बटा टाइम। जो भी जिस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा उस तरह से हम लोग बनाएंगे, है ना? अगर इसका बात बात करें जूल प्रति सेकंड का, जूल हो जाएगा, क्या हुआ? जूल प्रति सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बटा सेकंड। ये हो जाता है सॉरी -2, तो ये होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड। इसका डायमेंशन होता है, केजी का होगा मास, एल स्क्वायर टी -3। तो एक विमाएं भी याद रखना है हम लोग को, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर का एक और फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, है ना? पावर इक्वल टू एम जी एच बटा टी, ब्लैक से लिख जाए। चूंकि ये वर्क पर यूनिट टाइम है या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम है, तो ये होगा एम जी एच बटा टी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को टाइम से भागा दे तो, अगर हम काइनेटिक एनर्जी से ले तो ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर बटा टी। तो ये चारों फार्मूला इस पर अप्लीकेबल होते हैं। अब इस पर एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? तो लिखिए एक न्यूमेरिकल्स, 60 केजी का एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर की ऊंची 100 सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ जाता है। कितना सीढ़ियां? 100 सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ जाता है। 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो पावर क्या होगा? या फिर ऊर्जा शक्ति क्या होगा? शक्ति निकाले, ऐसा ही दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए चूंकि ये ऊंचाई से रिलेटेड है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी से काम करना होगा। तो यहाँ पर लगेगा पावर इक्वल टू एम वी एच बटा टी।
तो हमारा मास कितना है, 60 kg, है ना। फिजिक्स जब बनाने लगे तो देखिए कि कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल है, और जो जो अप्लीकेबल है वो गिवन है कि नहीं। जी होगा हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 होता है लेकिन हम 10 ले रहे हैं आसानी के लिए। हाइट कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, और ऐसा ऐसा 100 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 10 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना है 1 मिनट, और 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं 60, ठीक है। अब हमारे पास पूरा का पूरा आ गया, तो चलिए अब बनाते हैं थोड़ा मोटा इंक से। पावर इक्वल टू mgh/t इक्वल टू मास हमारा कितना है, तो मास हमारा है 60 kg, जी है 10, हाइट भी है 10, और टाइम है हमारा 60 सेकेंड। तो हमारा पावर निकल गया 100 वाट। कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद एक वीडियो अपलोड होगी न्यूमेरिकल्स, वर्क पावर एनर्जी पे डेडिकेटेड एक न्यूमेरिकल्स का वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। और उसमें हम लोग बात करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स की। अब ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसके बाद आता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यानी कि एक घोड़ा कितना पावर लगा सकता है। तो औसतन एक घोड़ा, एक हॉर्स कितना लगा सकता है, 746 वाट जितना पावर जनरेट करेगा, उतना ही एक हॉर्स भी जनरेट करता है। इसे लिखा जाता है एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। न जाने कितना क्वेश्चन में ये, कितने एग्जाम में इसको पूछा गया है, लेकिन आप लोग इसको अब ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर हम 1000 वाट का बात करें, तो 1341 याद रखिएगा, 1341, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट देना भूलिएगा। तो ये कुछ हमारा वीवीआई कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रखा जाए, ठीक है।